प्यारे बच्चों नमस्कार। 10वीं कक्षा के विज्ञान के पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में पढ़े थे, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं तथा रासायनिक समीकरण में अभिकारक किसको कहते हैं और उत्पादक किसको कहते हैं इसके बारे में हमने पढ़ा था। इसके अलावा हमने रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण में मैंने बताया था कि ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक में शामिल परमाणुओं की संख्या उत्पाद में शामिल परमाणु की संख्या के बराबर होती है, अर्थात प्रत्येक तत्व के जितने परमाणु अभिकारक में हैं उतने ही परमाणु उत्पाद में होने चाहिए। ऐसे समीकरण को हम बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। और असंतुलित रासायनिक समीकरण में जो अभिकारक में परमाणु शामिल हैं उनकी संख्या और उत्पाद में शामिल परमाणुओं की संख्या समान न हो तो उसको हम लोग कहते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो हमें प्रत्येक रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जरूरी है, आवश्यक होता है। तो यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्रत्येक रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है, क्यों? तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे यहाँ। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए 9th क्लास में हम लोगों ने एक नियम पढ़ा था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि द्रव्यमान यानी कि जो द्रव्यमान है किसी भी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन में ये द्रव्यमान को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यानी कि जितना द्रव्यमान अभिकारक का होगा उतना ही द्रव्यमान उत्पाद का होना चाहिए। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम 9th क्लास में मैंने बताया था कि अभिकारक का द्रव्यमान बराबर उत्पाद का द्रव्यमान। अगर ऐसा है तो हम लोग बोलेंगे कि यह रासायनिक अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम को प्रतिपादित कर रही है। और अगर ऐसा नहीं है तो उसको हमें रासायनिक समीकरण को बैलेंस करने की जरूरत है। जैसे यहाँ पर एक हम लोग एग्जाम्पल लेंगे और इस एग्जाम्पल के माध्यम से इस द्रव्यमान संरक्षण के नियम को समझेंगे। जैसे हमारे पास C प्लस O2 इक्वल टू CO2 है, यानी कि यहाँ पर कार्बन का एक परमाणु ऑक्सीजन का दो परमाणु मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 बना रहा है। तो अभिकारक में शामिल परमाणुओं की संख्या उत्पाद में शामिल परमाणुओं की संख्या के बराबर है, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। जबकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये होता है कि ना तो द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है और ना ही इसको उत्पन्न किया जा सकता है। यानी कि जैसे अगर यहाँ से आप इसका कैलकुलेशन करें तो कार्बन का मास होता है 12 यानी कि 12 ग्राम और ऑक्सीजन का मास होता है 16। 2 बार ऑक्सीजन है तो गुणे 2 यानी कि 32 ग्राम। तो दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 44 ग्राम। और इसका हम लोग वेट निकालेंगे तो कार्बन का वेट होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, 16 गुणे 2 यानी कि 32। तो ये भी हो गया हमारे पास 44 ग्राम। यानी कि हमारे पास अभिकारक में शामिल द्रव्यमान और उत्पाद में शामिल द्रव्यमान बराबर है। तो हम लोग कहेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम यहाँ पे फॉलो हो रहा है। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्या है। समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्या है? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अतः रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है, इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। यानी कि ये जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, इस नियम के अनुसार जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे सामने आएंगी उसमें जो द्रव्यमान होगा वो द्रव्यमान अभिकारक और उत्पाद के लिए बराबर होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो उस समीकरण को हमें संतुलित करने की जरूरत पड़ेगी, यानी कि उसको हमें समीकरण को संतुलित करना पड़ेगा।
तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक समीकरण को लिखने के निर्देश, क्या क्या निर्देश हैं रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए, उसको हम लोग देखेंगे। तो पहला निर्देश हम लोग देखेंगे कि जब रासायनिक समीकरण हम लोग लिखेंगे तो अभिकारक और उत्पाद के बीच में एक एरो का चिन्ह हम लगाएंगे, और इसका मतलब है कि अभिकारक को इस एरो के बाईं तरफ तथा उत्पाद को एरो के दाईं तरफ हम लोग लिखेंगे। इसके बाद जो हमारे पास दूसरा निर्देश होगा वो ये होगा कि अगर अभिकारक की संख्या 1 से ज्यादा है तो उस कंडीशन में हम अभिकारक में उपस्थित अणुओं के बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे। जैसे हमारे पास एक अभिकारक A है और एक अभिकारक B है, तो हम बीच में ऐसे प्लस का चिन्ह लगाएंगे। और इसी तरह से अगर हमारे पास 1 से ज्यादा उत्पाद बनेगा तो हम C प्लस D ऐसे लिखेंगे। यानी कि 1 से ज्यादा अभिकारक या 1 से ज्यादा उत्पाद होने की स्थिति में उसके बीच में हमें प्लस का चिन्ह लगाना है। ये हमारे पास दूसरा निर्देश है। इसके बाद तीसरा निर्देश हमारे पास है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना है। जैसे हमारे पास Mg प्लस O2 है तो ये हमारे पास हो गया MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो ये अभिक्रिया जो है वो संतुलित नहीं है। क्यों? क्योंकि अभिकारक में शामिल परमाणुओं की संख्या उत्पाद में शामिल परमाणुओं की संख्या के बराबर नहीं है। जैसे कि मैग्नीशियम यहाँ पर 1 बार है, मैग्नीशियम यहाँ पे 1 बार है, तो मैग्नीशियम की संख्या तो समान है, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 2 बार है जबकि ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 1 बार है। तो ये हमारे पास समान नहीं है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं तीसरा निर्देश कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की हमें आवश्यकता है। इसके बाद हमारे पास जो चौथा निर्देश होगा, चौथा निर्देश हमारे पास ये होगा कि जब भी रासायनिक समीकरण को हम संतुलित करेंगे तो एक बात का हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे। जैसे हमारे पास एक रासायनिक अभिक्रिया है इस प्रकार की, जैसे NaOH प्लस HCl इक्वल टू NaCl प्लस H2O। इस तरह की रासायनिक अभिक्रिया है। तो हमें जो भी चेंजिंग करना है, इसमें जो भी हमें परिवर्तन करना होगा, तो हम मॉलिक्यूल के फार्मूला में नहीं करेंगे, यानी कि जो अणु है हमारा उसके सूत्र को हम नहीं बिगाड़ेंगे। हमें जो भी चेंज करना होगा हम यहाँ पे कर सकते हैं चेंज, या फिर हम चाहे तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, या फिर हम चाहे तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, या फिर हम चाहे तो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय हम किसी भी तत्व या यौगिक के सूत्र में परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 1 बार है, तो हम चाहे तो इस 2 को अगर कट कर दें तो ये समीकरण संतुलित हो गया, लेकिन ये हमारा फार्मूला जो है वो बिगड़ गया। तो ऐसा हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अणु सूत्र जो होता है या यौगिक जो होता है वो ऑक्सीजन का O2 के रूप में होता है। तो ये काम हमें नहीं करना है। हमें चेंजिंग कहाँ करना है? या तो चेंजिंग हमें यहाँ करना है, या तो चेंजिंग हमें यहाँ पे करना है, या फिर हमें यहाँ पे करना है। ये हमारे पास चौथा निर्देश होगा। अब हम लोग 5वां निर्देश देखेंगे। जो भी रासायनिक अभिक्रिया हमें दी गई होगी, अगर वो छोटी छोटी रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी तो उसका समीकरण लिखते समय हमें एक मेथड फॉलो करना है, हीट एंड ट्रायल विधि। हीट एंड ट्रायल विधि के द्वारा हम किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। हीट एंड ट्रायल विधि क्या होता है इसको मैं आगे इसी वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद जो 6वां निर्देश हमारे पास होगा तो ये होगा कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को जब हम लिखेंगे तो उस रासायनिक अभिक्रिया में ठोस पदार्थ के लिए हम उसका सिंबल संकेत के रूप में S यूज करेंगे। अगर हमारे पास द्रव पदार्थ है तो उसके लिए हम लिक्विड यानी कि L यूज करेंगे, और अगर हमारे पास गैस पदार्थ है तो उसके लिए हम G का यूज करेंगे। और अगर हमारे पास जलीय विलयन है यानी कि कोई ऐसा पदार्थ जो जल में घुला हुआ है
तो उसके लिए हम यहाँ पर एक्वस AQ का प्रयोग करेंगे। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखते समय हमें ये सिंबल्स यूज करना है। जैसे हमारे पास कार्बन है प्लस ऑक्सीजन है इक्वल टू CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कार्बन है, हमें मालूम है कि कार्बन की जो अवस्था होती है वो ठोस होती है, तो ठोस को हम लोग यहाँ पे सॉलिड लिखेंगे। इससे इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का संकेत जो होता है O होता है, तो इसको हम लोग O से डिनोट करेंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एक गैस है तो इसको हम लोग G से निर्देशित करेंगे। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे पास एक गैस होती है तो इसको भी हम लोग G से निर्देशित करेंगे। तो इस प्रकार ये हमारे पास छठवां निर्देश होगा। सातवां निर्देश हमारे पास रहेगा कि अभिक्रिया जो होगी वो कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होंगी जो दोनों दिशाओं में होंगी। जैसे हमारे पास बर्फ है और बर्फ को हमने गर्म कर दिया, तो गर्म करने के बाद ये क्या बन गया? पानी बन गया। यानी कि बर्फ की जो अवस्था थी, भौतिक अवस्था, वो सॉलिड थी, ठोस थी, और पानी की जो भौतिक अवस्था थी वो द्रव थी यानी कि लिक्विड थी। तो ये हुआ कब? जब हमने इसको गर्म किया। लेकिन अगर इसी पानी को हम ठंडा कर दें इस तरह से, अब क्या हमने किया? ठंडा किया। ठंडा किया तो ठंडा करने के बाद ये फिर से किसमें बन गया? बर्फ में। तो इस तरह से ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में एक समान चलती हो, यानी कि अग्र दिशा और पश्चिम दिशा दोनों दिशाओं में एक समान चलती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो जो अभिक्रिया है वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया यानी कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो अग्र और पश्च यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों दिशाओं में एक समान चलती हैं। और इसके लिए हम इस प्रकार के तीर का प्रयोग करते हैं। एक तीर ऐसा होता है जो ऊपर की तरफ निर्देशित करता है और एक तीर ऐसा होता है जो नीचे की तरफ निर्देशित करता है, और इसी चिन्ह को हम लोग बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसको भी हम लोग आगे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। इसके बाद हमारे पास जो आठवां निर्देश होगा वो ये होगा कि अभिक्रिया अगर संपन्न होती है, यानी कि जो भी हमारे पास रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनको पूरी होने के पश्चात जो एरो हम लोग यूज करते हैं, आप देख रहे होंगे कि सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में एरो का प्रयोग किया गया है। अभिकारक से पहले, अभिकारक के बाद और उत्पाद से पहले। तो जो ये हमारे पास एरो है, इस एरो के ऊपर हम इस अभिक्रिया में जो चीज यूज करेंगे, जैसे हो सकता है अभिक्रिया हमारी ताप देने से हो, यानी कि उस अभिक्रिया में हमें तापमान देना पड़े, या हो सकता है हमको उसमें दाब प्रेशर अप्लाई करना पड़े, या हो सकता है उसमें किसी प्रकार का उत्प्रेरक यूज करना पड़े। तो उस कंडीशन में हम लोग एरो के ऊपर ताप, दाब या उत्प्रेरक को भी मेंशन करेंगे। ये उत्प्रेरक क्या होता है? तो उत्प्रेरक के बारे में मैं थोड़ा सा जानकारी आपको दे देता हूँ। उत्प्रेरक एक ऐसा मटेरियल है जो रासायनिक अभिक्रिया में शामिल तो नहीं होता है, लेकिन ये रासायनिक अभिक्रिया की स्पीड को प्रभावित करता है। यानी कोई रासायनिक अभिक्रिया ऐसी है जो बहुत धीमी गति से हो रही है, तो उसमें उत्प्रेरक का प्रयोग करके उस अभिक्रिया को हम लोग फास्ट कर सकते हैं। या फिर कुछ ऐसी अभिक्रिया है जो बहुत फास्ट हो रही है, बहुत तेज हो रही है, और उसको हमें स्लो करना है, तो उसमें उत्प्रेरक को मिला करके हम उस रासायनिक अभिक्रिया को स्लो भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार रासायनिक समीकरण को लिखने के निर्देश में पहला निर्देश हमारे पास है, रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए सर्वप्रथम अभिकारक लिखकर तीर का निशान लगाया जाता है, उसके बाद उत्पाद लिखा जाता है। इसके बाद दूसरा निर्देश है, अभिकारक और उत्पादों की संख्या एक से अधिक होने पर उनके बीच प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। इसके बाद हमारे पास तीसरा जो निर्देश है वो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। यानी कि बिना संतुलित किए कोई भी रासायनिक समीकरण हमारे पास जो है वो परफेक्ट नहीं है। तो एनी हाउ हमें उस रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की जरूरत है। इसके बाद चौथा हमारे पास है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते समय हम किसी भी तत्व या यौगिक का सूत्र परिवर्तित नहीं कर सकते। यानी कि
रासायनिक अभिक्रिया को जब हम लोग संतुलित करेंगे तो उसमें जो यौगिक शामिल होंगे या जो तत्व शामिल होंगे उनके सूत्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हम नहीं करेंगे। इसके बाद पांचवा है, छोटे रासायनिक समीकरण को हल करने के लिए हम हीट एंड ट्रायल विधि का प्रयोग करते हैं। इसके बाद छठवां है, समीकरण को संतुलित करने के बाद अभिकारक तथा उत्पाद की भौतिक अवस्था को बताने के लिए उसके साथ कोष्टक में ठोस के लिए S, द्रव के लिए L तथा गैस के लिए G लिखते हैं। अभिकारक तथा उत्पाद जब जलीय विलयन के रूप में होते हैं तो उसके लिए कोष्टक में हम AQ यानी कि एक्वस लिखते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण के लिए मैं एक उदाहरण यहाँ पर मेंशन किया हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, और रासायनिक अभिक्रिया होने के दौरान कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो रहा है। तो कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास सॉलिड अवस्था में है और H2O हमारे पास लिक्विड यानी कि द्रव अवस्था में है, लेकिन अभिक्रिया होने के पश्चात जो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है ये एक जलीय विलयन है, क्योंकि इसके अंदर वाटर जो है वो समाहित है, तो ये एक्वस है यानी कि जलीय विलयन है। इस प्रकार सातवां निर्देश है हमारे पास कि अभिक्रिया उत्क्रमणीय होने अर्थात दोनों दिशाओं में होने पर तीर का निशान इस प्रकार लगाया जाता है, जिसको कि मैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया का नाम दिया हूं। इसके बाद आठवां है हमारे पास, अभिक्रिया संपन्न होने के लिए आवश्यक ताप, दाब तथा उत्प्रेरक को तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं। तो इसको भी हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इन सभी निर्देशों का पालन करते हुए हम लोग रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण को लिखने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग इसमें आगे देखेंगे रासायनिक समीकरण की विशेषताएं क्या क्या हैं। ये जो रासायनिक समीकरण के निर्देश दिए गए हैं, इन निर्देशों का पालन करते हुए जो हम रासायनिक समीकरण बनाएंगे तो उन रासायनिक समीकरण की विशेषताएं क्या क्या होंगी। तो इसमें जो पहली विशेषता है उसको हम लोग देखेंगे। पहली विशेषता हमारे पास ये है कि इस रासायनिक समीकरण के माध्यम से हमें दो चीजों की जानकारी मिलती है कि इसमें जो है अभिकारक कौन कौन से हैं और उत्पाद कौन कौन से हैं, यानी कि कौन कौन से यौगिक या कौन कौन से तत्व ऐसे हैं जो अभिकारक में शामिल हैं और कौन कौन से तत्व या यौगिक वे हैं जो उत्पाद में शामिल हैं। इस प्रकार की जानकारी हमें रासायनिक समीकरण की द्वारा मिलेगी। इसके बाद दूसरा है हमारे पास कि हमारे पास पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं की जानकारी मिलेगी। पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं, पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं यानी कि जैसे कार्बन है तो कार्बन की भौतिक अवस्था क्या होती है, तो हम लोग कहेंगे कि इसकी भौतिक अवस्था ठोस होती है। तो रासायनिक समीकरण में इसको S से डिनोट किया रहेगा। तो इस प्रकार से हम पदार्थ की भौतिक अवस्था बता सकते हैं। कहीं मान लीजिए हमारे पास जल आता है तो जल की भौतिक अवस्था में मालूम है कि ये द्रव होता है, तो उसको रासायनिक समीकरण में L के द्वारा डिनोट किया गया रहेगा। तो इस प्रकार से हम पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं के बारे में पता लगा सकते हैं। किसके द्वारा? रासायनिक समीकरण के द्वारा। इसके बाद जो तीसरी हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है वो ये मिलती है कि अभिक्रिया जो होगी, यानी कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया हमारे पास हो रही है उस अभिक्रिया में जो शामिल होने वाले ताप, दाब या उत्प्रेरक हैं वे कौन कौन से हैं। जैसे हमारे पास नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके अमोनिया बनाता है। तो इस अमोनिया के बनने में जो उत्प्रेरक हम लोग यूज करते हैं या जितने डिग्री तापमान पर ये अभिक्रिया होती है या जितने प्रेशर पर ये अभिक्रिया होती है, वो प्रेशर कितना है या तापमान कितना है या उसमें उत्प्रेरक कौन कौन सा यूज हुआ, ये सभी चीजों की जानकारी हमें रासायनिक समीकरण के माध्यम से प्राप्त होती है। इसके बाद जो चौथा हमारे पास विशेषता होगी रासायनिक समीकरण की वो ये होगी कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया हमारे पास होगी, रासायनिक अभिक्रिया जो भी हमारे पास होगी वो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। क्या वो रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, क्या वो रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माशोषी है, क्या वो रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार भी हमें यहां से पता चल सकता है। तो रासायनिक समीकरण की विशेषताओं में उसकी कई सारी विशेषताएं हैं।
जिसको कि हम लोग यहाँ से नोट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर रासायनिक समीकरण की विशेषताओं में पहला विशेषता है इसका कि अभिकारक और उत्पाद के बारे में संपूर्ण जानकारी जैसे अणुओं की संख्या, द्रव्यमान आदि मिलती है। दूसरा है पदार्थ की भौतिक अवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा है अभिक्रिया संपन्न होने के लिए आवश्यक ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि की भी जानकारी मिलती है। और चौथा है यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया का ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी या उत्क्रमणीय होने का भी पता हमें लगता है। तो इस तरह से इसको आप अपनी नोटबुक में भी नोट कर लेंगे। आगे हम लोग देखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। जैसे हमारे पास कोई रासायनिक समीकरण दिया रहेगा और बोलेगा कि इसको आप संतुलित कीजिए, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास एक उदाहरण है, इस तरह से Fe प्लस H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। तो सबसे पहले संतुलित करने से पहले इस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर हमें ये एरो दिखाई दे रहा है। हमें मालूम है कि एरो से पहले की जो यौगिक होते हैं वो अभिकारक होते हैं और एरो के बाद जो हमारे पास होते हैं वो उत्पाद होते हैं। यानी कि एक चीज हम यहाँ से स्पष्ट बता सकते हैं कि ये दोनों जो है हमारे पास वो अभिकारक हैं और ये जो दोनों हैं हमारे पास ये उत्पाद हैं। दूसरा चीज हम लोग यहाँ से एक चीज और चेक कर लेंगे कि क्या अभिकारक में शामिल परमाणुओं की संख्या उत्पाद में शामिल परमाणुओं की संख्या बराबर है। अगर बराबर है तो ये रासायनिक समीकरण संतुलित है और अगर बराबर नहीं है तो ये असंतुलित है और इस असंतुलित रासायनिक समीकरण को हमें संतुलित करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर देखिए Fe एक बार है और यहाँ पर Fe 3 बार है। तो हम कह सकते हैं कि अभिकारक में शामिल आयरन की संख्या उत्पाद में शामिल आयरन की संख्या के बराबर नहीं है। और भी चीजें चेक करेंगे, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन 1 बार है जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन 4 बार है। तो हम कहेंगे कि ऑक्सीजन की भी संख्या अभिकारक और उत्पाद में अलग अलग है। अब नेक्स्ट हाइड्रोजन देखेंगे। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 बार है। यानी कि अभिकारक में और उत्पाद में हाइड्रोजन की संख्या समान है, बाकी सबकी संख्या असमान है। तो इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे। तो इसके लिए कुछ नियम मैं आपको बता रहा हूं और इस नियम को आप याद रखेंगे। तो नियम हमारा होगा रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के नियम। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का नियम। बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। जो हमारे पास पहला नियम होगा वो पहला नियम होगा कि अभिकारक और उत्पाद में शामिल धातुओं की संख्या को हम चेक करेंगे। यानी कि सबसे पहले हमें धातु देखना है कि क्या धातु अभिकारक और उत्पाद में बराबर है, और अगर बराबर नहीं है तो उसको हम पहले बराबर करेंगे। धातु में हमारे पास सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, लिथियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, बेरियम हो सकता है, जिंक हो सकता है, कॉपर हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास एल्यूमिनियम हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है। इस प्रकार के हमारे पास बहुत सारे धातु हो सकते हैं। धातु को चेक करने के बाद दूसरा जो हम चेक करेंगे वो अधातुओं की संख्या का निरीक्षण करेंगे कि क्या अभिकारक और उत्पादक में शामिल अधातुओं की संख्या एक समान है। अधातुओं में हमारे पास नाइट्रोजन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, कार्बन हो सकता है, सल्फर हो सकता है। इस प्रकार के अधातु हमारे पास होंगे। अधातुओं की संख्या चेक करने के बाद तीसरा जो हम चेक करेंगे वो ऑक्सीजन परमाणु की संख्या चेक करेंगे। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या, क्या अभिकारक और उत्पादक में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या बराबर है। और चौथा हमारे पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या।
हाइड्रोजन परमाणु की संख्या। इस चारों नियम को आपको याद रखना है। इन 4 नियमों का पालन करके हम आसानी पूर्वक किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, धातुओं की संख्या का निरीक्षण करना है कि धातुएं अभिकारक और उत्पादक में समान हैं या नहीं है। अगर समान नहीं है तो सर्वप्रथम हमें धातुओं की संख्या को समान करना है। धातुओं की संख्या समान करने के पश्चात हम आएंगे अधातु पे। अधातुओं की संख्या का हम लोग यहाँ पर समान है कि नहीं है ये देखेंगे। अगर समान नहीं है तो उसको हम लोग बैलेंस करेंगे। अच्छा, अधातु को बैलेंस करने के बाद एक बार पुनः हमें धातु की संख्या को देखना पड़ेगा कि क्या धातु को बैलेंस करने के बाद धातु बैलेंस है या फिर ये अनबैलेंस हो गया। अगर अनबैलेंस हो गया तो इसको फिर से हमें बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी। तो धातु अधातु को संतुलित करने के बाद हम ऑक्सीजन परमाणु की संख्या को देखेंगे और ऑक्सीजन परमाणु की संख्या जब संतुलित हो जाएगी तो फिर हम हाइड्रोजन परमाणु की संख्या देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल पे आते हैं, हमारे पास Fe प्लस H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2 है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, धातु। अब इसमें बताइए धातु कौन सा है, तो हमें मालूम है कि धातु यहाँ पर Fe है। Fe कितनी बार है, 1 बार है, जबकि Fe इधर कितनी बार है, 3 बार है। तो इधर 1 बार है, इधर 3 बार है, तो इधर जब 3 बार होगा तब बराबर होगा दोनों तरफ। तो हम क्या करेंगे, मैं पहले ही बताया हूं कि जो भी हमें यहाँ पर चेंज करना है वो यौगिक के पहले करना है। यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर चेंज करना है। हालांकि बॉक्स हम नहीं लगाते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे बॉक्स लगा रहा हूँ। जैसे ही रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाएगा इस बॉक्स को हम यहाँ से हटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए Fe 3 टाइम है, जबकि यहाँ पर Fe 1 टाइम है। तो यहाँ पर अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम कह सकते हैं कि आयरन की संख्या यहाँ पर और आयरन की संख्या यहाँ पर बराबर हो गई। इसके बाद अधातु पे आएंगे। क्या इसमें कोई अधातु है, तो हम कहेंगे कि नहीं, इसमें सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बचा है जिसको कि हमें अधातु के बाद चेक करना है। तो तीसरे नंबर पे है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन देखिए, अभिकारक में कितनी बार ऑक्सीजन है, 1 बार, जबकि उत्पाद में कितनी बार ऑक्सीजन है, 4 बार। तो इधर भी 4 बार होना चाहिए। 4 बार करने के लिए अगर यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम कह सकते हैं कि 4 ऑक्सीजन अभिकारक में भी हो गया और 4 ऑक्सीजन उत्पाद में भी है। तो इस प्रकार हमारे ऑक्सीजन परमाणु की संख्या भी क्या हो गई, संतुलित हो गई। अब आएंगे हम नेक्स्ट, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या। हाइड्रोजन यहाँ पर कितनी बार हो गया, 4 से मल्टीप्लाई करते ही हाइड्रोजन की संख्या जो हो गई यहाँ पर कितना हो गया, 8 हाइड्रोजन। जबकि इधर की तरफ हाइड्रोजन कितनी बार है, सिर्फ 2 बार है। तो इसको 8 करने के लिए अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ भी अब कितनी बार हाइड्रोजन हो गया, 8 हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अब ये रासायनिक समीकरण जो है संतुलित है। इसको अलग से लिखकर देख लीजिए। यहाँ पर मैं लिखता हूं 3Fe प्लस 4H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2O। यहां से इस रासायनिक समीकरण को आप देखिए, अभिकारक में और उत्पाद में शामिल परमाणुओं की संख्या निकाल लीजिए। अभिकारक में Fe की संख्या कितनी है, 3 अभिकारक की तरफ, और ये हो गया हमारे पास उत्पाद। तो इधर Fe 3 बार है, इधर Fe कितनी बार है, Fe की संख्या बराबर 3। फिर आएंगे ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन की संख्या अभिकारक में कितनी बार है, 4 बार, और उत्पादक में कितनी बार है, यहां भी 4 बार है। अब आएंगे हाइड्रोजन पर। अभिकारक में हाइड्रोजन की संख्या कितनी बार है, 8 बार, उत्पाद में कितनी बार है, 8 बार। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अभिकारक में शामिल परमाणुओं की संख्या उत्पाद में शामिल परमाणुओं की संख्या के बराबर है। अर्थात ये रासायनिक समीकरण जो है वो संतुलित रासायनिक समीकरण है। अभी तक ये असंतुलित था, लेकिन जैसे ही हमने इसको ये लिखा तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो रासायनिक समीकरण हमारे पास प्राप्त हुआ है, ये रासायनिक समीकरण जो है हमारे पास संतुलित रासायनिक समीकरण है। इस प्रकार एक और एग्जाम्पल हम लोग करेंगे। उदाहरण के लिए एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेता हूं। जैसे इस बार क्वेश्चन हम लोग लेते हैं थोड़ा सा आसान क्वेश्चन लेंगे इस बार, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए।
जैसे हम यहाँ पे लेते हैं Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 इक्वल टू NaHCO3। हमारे पास ये रासायनिक समीकरण है और बोला है कि इस रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो सबसे पहले हम कहेंगे यहाँ पे कि यहाँ पर अभिकारक की संख्या कितनी है? 3। Na2CO3 H2O और CO2 ये तीनों जो है अभिकारक है। अच्छा, इन तीनों अभिकारकों से मिल करके हमारे पास NaHCO3 के रूप में एक उत्पाद बन रहा है और हमें बोला है कि इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये रासायनिक समीकरण असंतुलित है। तो देखेंगे यहाँ पर सोडियम यहाँ पर 2 बार है, जबकि यहाँ पर सोडियम 1 बार है। इसके अलावा ऑक्सीजन यहाँ पर 2 और 1 3 और 3 6 बार है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन सिर्फ 3 बार है। तो हम कहेंगे कि यह रासायनिक समीकरण असंतुलित है और इसको संतुलित करने की हमें जरूरत है। तो हमने पहले ही बताया कि जो भी चेंजिंग हम करेंगे वो सिर्फ यहाँ करेंगे, इसके अलावा कहीं भी चेंजिंग हम नहीं करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले किसको देखना है? धातु को। यहाँ पे धातु कौन है? तो धातु यहाँ पे हमें सिर्फ सोडियम दिख रहा है। सोडियम अभिकारक में कितनी बार है? 2 बार। उत्पाद में कितनी बार है? 1 बार। अगर हम यहाँ पर 2 से गुणा कर दें तो सोडियम परमाणु की संख्या अभिकारक में और उत्पाद में दोनों तरफ बराबर हो गई। तो धातु को चेक करने के बाद आएंगे अधातु पर। अधातु में हमारे पास इतनी सारी अधातुएं हैं जिसमें से हम देखेंगे कि कार्बन जो है अधातु है। कार्बन यहाँ पर कितनी बार है? 1 बार यहाँ पर है और 1 बार यहाँ पर है। टोटल कितने बार हो गया? 2 बार। यानी अभिकारक में कार्बन परमाणु की संख्या 2 बार है। उत्पाद में कार्बन परमाणु की संख्या 1 बार थी, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 बार यहाँ भी हो गई। तो हम कह सकते हैं कि कार्बन परमाणु की संख्या अभिकारक में और उत्पाद में एक समान है। इसके बाद हम आएंगे ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन यहाँ पर 3 बार यहाँ पर है, 1 बार यहाँ पे है 4 बार और 2 बार यहाँ पर है 6 बार। यानी कि ऑक्सीजन टोटल 6 बार है। किधर? अभिकारक की तरफ। और उत्पाद में 2 से मल्टीप्लाई है और 3 टाइम यहाँ पे है, तो 3 2 6, यानी कि उत्पाद में भी हमारे पास 6 ऑक्सीजन है। यानी कि ऑक्सीजन की संख्या कारक में और उत्पाद में एक समान है। इसके बाद हम आएंगे हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन यहाँ पर कितनी बार है? 2 बार। और यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए तो 1 बार यहाँ पे है और 2 से मल्टीप्लाई है, यानी कि 2 बार। तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या भी हमारे पास एक समान है। तो हम कह सकते हैं कि अब ये रासायनिक समीकरण जो है वो संतुलित है। एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस इक्वल टू एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का थ्राइस प्लस कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। और हमें बोला है कि इस रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया है इसमें अभिकारक हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अभिकारक के रूप में है और उत्पादक के रूप में हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम क्लोराइड उत्पाद के रूप में है। पहली बात हम ये देखेंगे कि अभिकारक कौन कौन है और उत्पादक कौन कौन है। दूसरी चीज हम चेक करेंगे कि क्या अभिकारक में शामिल परमाणुओं की संख्या उत्पाद में शामिल परमाणुओं की संख्या के बराबर है या नहीं है। तो यहां से देखेंगे एल्यूमिनियम यहाँ पर 1 बार है, एल्यूमिनियम यहाँ भी 1 बार है, तो हम कहेंगे कि एल्यूमिनियम की संख्या समान है। क्लोरीन की संख्या यहाँ पर 3 बार है, जबकि क्लोरीन की संख्या यहाँ पर सिर्फ 2 बार है, तो हम कहेंगे कि रासायनिक समीकरण में अभिकारक की संख्या और उत्पादक की संख्या में असमानता है और जिसको समान करने की हमें जरूरत है। तो इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हम नियम पे आएंगे। सबसे पहला नियम हमारा था कि धातुओं की संख्या को हम संतुलित करेंगे। अब यहाँ पर धातुओं की संख्या देखिए, धातु यहाँ पे कौन कौन से हैं। तो हमें पता है कि एक एल्यूमिनियम धातु है और कैल्शियम धातु है। तो पहले इन दोनों धातुओं को हम चेक करेंगे। एल्यूमिनियम यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पर भी 1 बार है, तो हम कहेंगे कि एल्यूमिनियम की संख्या समान है। कैल्शियम यहाँ भी 1 बार है, यहाँ भी कैल्शियम 1 बार है, तो कैल्शियम भी समान है, यानी कि धातुएं दोनों तरफ एक समान है। इसके बाद हम आएंगे दूसरा नियम पे, अधातु की संख्या। अब अधातुओं की संख्या हम चेक करेंगे। अधातु में हमारे पास क्लोरीन एक अधातु है
तो क्लोरीन को चेक करेंगे। यहाँ पर क्लोरीन 3 बार है, यहाँ पर क्लोरीन 2 बार है। तो इस क्लोरीन को संतुलित कैसे करेंगे? अगर हम यहाँ पर 2 से गुणा कर दें तो अब क्लोरीन कितनी बार हो गया? क्लोरीन अब कितनी बार हो गया? 6 बार। जबकि यहां पर क्लोरीन कितनी बार है? 2 बार। अगर हम इसको 3 से गुणा कर दें तो अब इधर भी क्लोरीन कितनी बार हो गया? 6 बार, 6 टाइम हो गया। तो हमने देखा कि क्लोरीन की संख्या एक समान हो गई अभिकारक में और उत्पाद में। लेकिन क्लोरीन की संख्या को समान करने में यहां पर कैल्शियम की संख्या बिगड़ गई। कैल्शियम कितनी बार हो गया? 3 बार। जबकि कैल्शियम यहां पर कितनी बार था? 1 बार। तो मैंने नियम बताते समय बताया था कि अधातुओं की संख्या चेक करने के पश्चात पुनः धातु की संख्या को चेक करना है कि क्या अधातुओं को संतुलित करने के क्रम में धातुओं की संख्या असंतुलित तो नहीं हो गई। अगर ऐसा हुआ तो पुनः धातुओं की संख्या को संतुलित करने की जरूरत है। तो यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है। अधातु की संख्या यानी क्लोरीन की संख्या को संतुलित करने के लिए हमने 3 से गुणा किया, और जैसे ही 3 से गुणा किया मैं देख रहा हूं कि कैल्शियम की संख्या जो है वो असंतुलित हो गई। यानी कि कैल्शियम पहले एक इधर था, एक इधर था, अब उत्पाद में 3 हो गया जबकि अभिकारक में 1 है। तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे। तो जैसे ही 3 से गुणा करेंगे कैल्शियम की संख्या अब क्या हो गई? समान हो गई। लेकिन यहां फिर देखेंगे कि क्लोरीन को 6 टाइम करने के लिए, 6 बार करने के लिए हमने 2 से गुणा किया था। तो 2 से गुणा सिर्फ क्लोरीन में नहीं हो रहा है, 2 से गुणा एल्यूमिनियम में भी हो रहा है। तो यहां पर एल्यूमिनियम की संख्या अब कितनी बार हो गई? 2 बार। जबकि यहां पर एल्यूमिनियम कितनी बार है? 1 बार। तो अब ये एल्यूमिनियम असंतुलित हो चुका है। अब इसको संतुलित करने के लिए 2 बार एल्यूमिनियम यहां भी करना पड़ेगा। तो अगर हम यहां पर 2 से गुणा कर दें तो एल्यूमिनियम की संख्या अभिकारक में और एल्यूमिनियम की संख्या उत्पाद में एक समान हो गई। तो इस तरह से धातु और अधातु हमारे पास समान हो गए। धातुओं और अधातुओं को समान करने के बाद तीसरा नियम है ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या को चेक करना है। तो ऑक्सीजन परमाणु की संख्या हम यहां से चेक करेंगे। यहां पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ब्रैकेट के बाहर 2 लगा है यानी कि 2 बार ऑक्सीजन है, और 3 से मल्टीप्लाई है यानी कि ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई? ऑक्सीजन हमारे पास हो गया यहाँ पर 6 बार। यहां देखेंगे तो ऑक्सीजन को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, 3 से ब्रैकेट के बाहर 3 लगा है यानी कि 3, और 2 से मल्टीप्लाई है यानी कि 6 टाइम। तो इधर भी ऑक्सीजन कितनी बार है? 6 बार है। यानी कि ऑक्सीजन परमाणु की संख्या अभिकारक और उत्पादक में एक समान है। अब आएंगे हाइड्रोजन पे, क्योंकि चौथा नियम हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन परमाणु की संख्या। तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या को चेक करेंगे। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 बार है और 3 से मल्टीप्लाई है यानी कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? 6। यहां पर हाइड्रोजन 3 बार है और 2 से मल्टीप्लाई है यानी कि इधर भी हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? 6। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि इस रासायनिक समीकरण में अभिकारक में शामिल परमाणुओं की संख्या उत्पाद में शामिल परमाणुओं की संख्या के समान है, अर्थात ये रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण है। इस प्रकार एक उदाहरण और हम लोग लेंगे और रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करेंगे। उदाहरण है हमारे पास नाइट्रोजन N2 प्लस हाइड्रोजन H2 इक्वल टू अमोनिया NH3, और बोला है कि इस रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। इस रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से पहले रासायनिक समीकरण के निर्देशों को एक बार हम लोग देखेंगे। रासायनिक समीकरण का निर्देश कहता है कि एरो से पहले जो यौगिक या जो परमाणु उपस्थित होते हैं वो अभिकारक की श्रेणी में आते हैं, और एरो के बाद जो यौगिक बनते हैं वो उत्पाद की श्रेणी में आते हैं। और द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार अभिकारक में शामिल परमाणुओं की संख्या उत्पाद में शामिल परमाणुओं की संख्या के समान होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो रासायनिक समीकरण संतुलित है, अदरवाइज वो रासायनिक समीकरण असंतुलित है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि नाइट्रोजन यहाँ पर 2 बार है जबकि यहाँ पर नाइट्रोजन सिर्फ 1 बार है। तो हम कहेंगे कि नाइट्रोजन की संख्या दोनों तरफ एक समान नहीं है, यानी कि ये रासायनिक समीकरण असंतुलित है। इसी प्रकार हाइड्रोजन यहाँ पर 2 बार है और हाइड्रोजन यहाँ पर 3 बार है। तो हाइड्रोजन की संख्या में भी भेद है,
तो इसको हमें संतुलित करने की जरूरत है। तो संतुलित करने के लिए जो भी चेंजिंग हम करेंगे वो यौगिक के बाहर करेंगे, यानी कि यौगिक के अंदर नहीं करेंगे। तो नाइट्रोजन यहाँ 2 बार है, यहाँ पर नाइट्रोजन 1 बार है। अगर यहाँ पर 2 से मैं गुणा कर दूं तो अब नाइट्रोजन यहाँ पे 2 बार हो गया और यहाँ पे भी 2 बार हो गया। तो हम कहेंगे कि अभिकारक में नाइट्रोजन की संख्या और उत्पाद में नाइट्रोजन परमाणु की संख्या एक समान है। अब आएंगे हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन यहाँ पर 3 बार था, लेकिन जैसे ही 2 से गुणा किया हमने, अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी बार हो गया? 6 हाइड्रोजन, 6 बार हाइड्रोजन हो गया। जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी बार है? 2 बार। अब यहाँ पर 6 हाइड्रोजन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 3 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे ही 3 से गुणा करेंगे, इधर भी हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? 6 बार। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि रासायनिक समीकरण अब क्या हो गया? संतुलित हो गया। तो इस प्रकार हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको रासायनिक समीकरण संतुलित करने के नियम समझ में आए होंगे और उन नियमों को ध्यान में रख करके आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। ये रासायनिक समीकरण जो है वो कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपको बोर्ड एग्जाम में भी एक दो क्वेश्चंस जो है वो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से रिलेटेड आ सकते हैं, पिछले एग्जामों में भी आते रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ होमवर्क आपको दे रहा हूँ और इन क्वेश्चंस को आपको करके आना है। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। इसमें आपके पास ये रासायनिक समीकरण दिए गए हैं, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। KClO3 इक्वल टू KCl प्लस O2। आप इसमें देख रहे होंगे कि ऑक्सीजन 3 बार है, जबकि इधर ऑक्सीजन सिर्फ 2 बार है। तो ऑक्सीजन परमाणु की संख्या अभिकारक और उत्पाद में एक समान कैसे होगा, इसको आप रासायनिक समीकरण को संतुलित करने वाले नियमों को पढ़ करके और उसको समझ करके संतुलित करने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार हमारे पास ये दूसरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो मैं अभी करा ही दिया हूं, अमोनिया वाला। तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं। इसके अलावा बाकी क्वेश्चंस जो आपको दिख रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन आपको करके और अपनी कॉपी में नोट करना है। इस प्रकार से यहाँ पे मैं टोटल आपको 15 क्वेश्चन दे रहा हूं। आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। कॉपी में नोट करने के पश्चात इसको आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके इसको आप अपनी कॉपी में ठीक से नोटबुक में नोट करेंगे। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यहीं पे अपनी क्लास को ओवर करेंगे और नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी उस क्लास में हम लोग रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। और रासायनिक समीकरण को जो लिखते हैं हम लोग, यानी कि ये जो रासायनिक समीकरण में सूत्र जो हैं, इन सूत्र को कैसे बनाते हैं इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो फिलहाल यहीं तक, धन्यवाद।